माय नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक हमने देखे, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। यानी कई बार हम बोलते हैं, लिखते हैं, तब बहुत सारी जो गलतियां करते हैं जिसके कारण जो वाक्य है वो अशुद्ध हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें सही तरह से व्याकरण की जानकारी नहीं होती है। यानी वाक्य को किस तरह से लिखना है, वाक्य के अंदर कौन से शब्द कब आते हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के लिए हमें व्याकरण की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस टॉपिक को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि जब वाक्य बनता है तो वाक्य के अंदर जो वर्ण है, शब्द है, वो अलग अलग रखने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। यानी उसको सही जगह पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक व्याख्या लिखी हुई है कि भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानस स्वरूप बनता है। यानी जो वर्ण है, शब्द है, वो जब लिखते हैं, भाषा बोलते वक्त, लिखते वक्त, उन शब्दों को, उन वर्णों को सही जगह पर रखकर ही वाक्य बनाया जाता है। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि जहाँ पर स्त्रीलिंग का उपयोग करना होता है वहां पर हम पुल्लिंग का उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो गलतियां हैं उसको हम सुधारेंगे और अच्छी तरह से इस व्याकरण को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आगे हम जो अलग अलग टॉपिक है, जिस तरह से यहाँ पर है पद क्रम संबंधी नियम। यानी जो पद क्रम संबंधी नियम का मतलब है, आपकी टेक्स्ट बुक में उसकी व्याख्या दी गई है। तो उसकी व्याख्या है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले भिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। तो यहाँ पर पहला है कि वाक्य के पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। तो उदाहरण के तौर पर उसे समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो पहला है कि वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। तो उदाहरण देखकर इस व्याख्या को समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर उदाहरण है कि जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर देखो, वाक्य में पहले कर्ता, तो जितेंद्र क्या है? कर्ता। फिर कर्म, तो क्रिकेट क्या है? कर्म। और अंत में क्रिया यानी खेलना। खेलना क्या है? क्रिया है। अगर हम इसको उलट सुलट करके वाक्य देखते हैं तो देखो, जितेंद्र खेलता क्रिकेट है, तो क्या वाक्य वो सही है? वहां पर अशुद्ध वाक्य बनता है। तो शुद्ध वाक्य बनाने के लिए पहले क्या आएगा? कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। तो इस तरह से जो वाक्य बनता है वो सही बनता है। दूसरा वाक्य हम देखेंगे कि जो मीरा है गाना गाती है, तो मीरा क्या हुआ? कर्ता। गाना क्या हुआ? कर्म। और गाती है वो क्या हुआ? क्रिया। तो इस तरह से हमने पद क्रम संबंधी के अंदर पहला जो नियम है वो देखा। आगे दूसरा नियम है, उस तीसरे नियम के अंदर कहा गया है, कर्ता और कर्म को छोड़कर श्रेष्ठ कारक प्राय कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम हम देखते हैं कि कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्राय
कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम है कि कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्राय कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। तो इस हम उदाहरण को देखेंगे और उदाहरण को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा नियम कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 4 उदाहरण दिए गए हैं। पहले एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। यहाँ पर काउंस में दिया गया है संप्रदान, यानी यहाँ पर देना या प्रदान करना। यहाँ पर आप देखते हो माँ अपने पुत्रों के लिए का मतलब है कि यहाँ पर वो अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। ये संपूर्ण वाक्य है और साथ में देना या प्रदान करना ऐसा मतलब होता है। कर्ता और कर्मों को छोड़कर, यहाँ पर कर्ता पुत्र कर्म और उसको छोड़कर शेष कारक प्राय कर्ता और कर्म के बीच स्थित होता है। यहाँ पर के लिए क्या है? के लिए खाना बनाती है। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण आपका दिया गया है कि माताजी चाकू से फल काटती हैं। यहाँ पर काउंस में लिखा है करण। करण का मतलब है साधन या माध्यम। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है कि चाकू से, तो चाकू क्या है? साधन है। तो जो से है वो कारक है। आगे है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादान यानी अलग होना। यहाँ पर पेड़ से जो पत्ते हैं वो अलग होते हैं, यानी कुदरती प्रक्रिया है। पेड़ से पत्ते अलग होना वो कुदरती प्रक्रिया है, यानी यहाँ पर कारक क्या है? से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। समझ में आ गया? आगे एक नया उदाहरण है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो वो अधिकरण है। अधिकरण का मतलब अपनी इच्छा से भी होता है और आधार यहाँ पर मैदान जो है वो आधार है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कहाँ खेलते हैं? मैदान में। तो यहाँ पर में जो है मैदान में जो है वो कारक है। यहाँ पर समझ में आ गया कि कारक प्राय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से के लिए, से, में, वो सब क्या है? कारक है। तो आगे दूसरा नियम भी है कारक के अंदर कि कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी जो कर्म होने वाला होता है वो कर्म के बाद भी प्रयुक्त होता है। जिस तरह से प्रियंका ने मोहन को सिर से पैर तक देखा। यहाँ पर जो सिर से जो है वो कारक है, यानी देखना। प्रियंका किसे देख रही है? मोहन को। तो किस तरह से देख रही है? सिर से लेकर पैर तक। तो यहाँ पर जो सिर से है वो कारक है। अब तीसरा नियम हम देखेंगे कि तीसरा नियम है कि प्रश्नवाचक पद प्रश्न की विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण देखने पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि अपराधी का पता चला। यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि पता चला, किसका पता चला? तो अपराधी का।
यानी प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार दूसरा दिया गया है, क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है, आप क्यों न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है। तो इस तरह से तीनों में आप देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक जो पद है वो प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। चौथा नियम है क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखने पर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मोहन धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं, यानी यहाँ पर क्रिया कौन सी है, चलना, और विशेषता कौन सा दर्शाता है कि धीरे धीरे चलना। मोहन चल रहा है, लेकिन किस तरह से चल रहा है, तो धीरे धीरे। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व यानी पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चल रहा क्रिया है और क्रिया के पूर्व यानी पहले क्रिया विशेषण आया हुआ है। उसी तरह दूसरा उदाहरण भी दिया है कि श्याम तेजी से दौड़ रहा है। तो यहाँ पर श्याम जो है वो दौड़ रहा है, लेकिन किस प्रकार, तेजी से। तो यहाँ पर तेजी जो है वो क्रिया विशेषण है। आगे अब हम पांचवा नियम देखेंगे कि पांचवा नियम है कि वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए, होनी। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयत्न करेंगे। एक उदाहरण देखते हैं कि छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों ने गुरुजी फूलों की एक माला पहनाई। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, उसमें आपको एक वाक्य अशुद्ध है और एक वाक्य शुद्ध है। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए, यानी वाक्य के अंदर जो पद है, जो शब्द है, उस शब्द के अंदर तर्क संगति यानी मेल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला वाक्य है, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। तो माला के अंदर बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल की माला नहीं होती है। तो यहाँ पर ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध है, और यहाँ पर आप देखोगे कि छात्रों ने गुरुजी को फूलों की माला पहनाई, यानी फूलों की एक माला पहनाई। क्या, क्योंकि बहुत सारे फूल इकट्ठा होकर एक माला बनती है। तो ये वाक्य कैसा है, शुद्ध। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा
कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य किस तरह से बनते हैं। आगे है छठा नियम कि जिसके अंदर कहा गया है कि न या नहीं, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। यहाँ पर उदाहरण देखकर हम उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण है कि शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे। यानी यहाँ पर व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। यानी यहाँ पर मिलेंगे क्या है, क्रिया, यानी क्रिया से पहले नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ नहीं। तो दूसरा उदाहरण आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि शिष्य क्षमा नहीं मांगेंगे। मांगना क्रिया है और नहीं वो नकारात्मक है, यानी वो क्षमा नहीं मांगेंगे। आगे सातवां नियम जो है वो हम देखेंगे कि आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग होता है। आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। यानी उदाहरण लिखकर हम समझने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि चलोगे ना, यानी यहाँ पर हम किसी को आग्रह करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग होता है। यानी जब भी हम किसी को अपने घर आने के लिए आग्रह करते हैं या कहीं पर चलने के लिए आग्रह करते हैं तो यहाँ पर न का प्रयोग होता है। यानी मेरे घर आओगे ना, मेरे साथ चलोगे ना, तुम भी आओगे ना, तो इस तरह से तुम भी जाओगे ना। तो न जो है वो क्या है, आग्रह के लिए लगाया जाता है और वो हमेशा वाक्य के पीछे यानी अंत में ही आता है। यहाँ पर इस तरह से हम नहीं बोल सकते न चलोगे न आओगे, तो वो क्या है, अशुद्ध है। तो शुद्ध के लिए चलोगे ना। तो आगे जो पदक्रम संबंधी नियम के बिना अनन्य संबंधी नियम है, जो लिंग को लेकर, संज्ञा को लेकर, उनके सारे जो वाक्य है वो हम एक बार नेक्स्ट वीडियो में उसे लिखेंगे और सामने किस तरह से शुद्ध वाक्य लिखे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।